हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं भाई एच के एंटरटेन यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के वीडियो में चलिए समझते हैं चैप्टर नंबर 2 को, जो कि हमारा है भाई पुनर्जागरण। ठीक है दोस्तों, यह चैप्टर हमारी इस वाली बुक से है जिसका नाम है भाई प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में सांस्कृतिक परिवर्तन। दोस्तों, ये बी प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर की बुक है। दोस्तों, इसी के साथ ये वाला चैप्टर फाइनली स्टार्ट कर देते हैं। और एक छोटी सी बात ये कि ये वाला चैप्टर आपकी इसी वाली वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर अगर आपको अगर इस चैप्टर जैसे अगर कुछ और अगर टॉपिक रहते हैं तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं, उसकी मैं फाइनली दूसरी वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो कर देते हैं फाइनली स्टार्ट। और उसके बाद हम देखते हैं भाई आज का पहला टॉपिक क्या है। देखो भाई, पहला टॉपिक ही हमारा ये बताता है कि पुनर्जागरण। पुनर्जागरण जो शब्द है, ये सबसे पहले भाई पुनर्जागरण मतलब होता है दोबारा से जागृत होना, दोबारा चीजें व्यवस्थित करना। ठीक है, तो इसकी भाई शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत हो जाती है भाई 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक इसकी शुरुआत रहती है। ठीक है, सबसे पहले ये होता कहाँ पर है, तो ये सबसे पहले हमारा इटली में होता है। ठीक है, इटली के लोग सबसे ज्यादा पहले अवेयर हो जाते हैं। उसके बाद ये पूरी पुनर्जागरण की व्यवस्था है पूरे, फिर उसके बाद इटली शुरुआत होता है पूरा, फिर ये पूरा विस्तार हो जाता है, पूरे यूरोप में भी पूरी चीजें फैल जाती हैं। ठीक है, धीरे धीरे लोग एक दूसरे से प्रेरित होने लगते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं। जिस तरह से लोग, जिस तरह से दूसरा समुदाय आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से दूसरी सोसाइटी आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे वहां से देख करके, सीख करके अपने आप को, खुद को अपग्रेड करते हैं। ठीक है, यही होता है भाई पुनर्जागरण, जहां पर चीजों को दोबारा से व्यवस्थित किया जाता है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे कि पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है। बाकी अभी हम इसके बारे में पूरा डिटेल से और भी समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं भाई पुनर्जागरण तो हो गया। तो जब भी कोई चीज होती है तो उसकी हमेशा कुछ विशेषता रहती है। ठीक है, तो विशेषता की हम बात कर लेते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है? मानवतावाद। ठीक है, जो हमारा पहले ही बिंदु है, पहला इसकी जो विशेषता है क्या है? मानवतावाद। पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग अंधविश्वास पे ज्यादा भरोसा करते थे। कोई तांत्रिक विद्या होती थी, कुछ काला जादू, ये वगैरह वगैरह चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, जो भी तार्किक लोग थे, ठीक है, जो भी वैज्ञानिक, जो भी साइंटिफिक दृष्टि थी, वो लोगों की विकसित हुई यहाँ पर। ठीक है, लोगों ने बढ़िया से चीजों को समझना शुरू कर दिया। उनको पता, उनको तर्क वितर्क करना आ गया कि वो कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज बेकार है, ये सारी चीजों को वो समझ सके। ठीक है, उसके बाद देखो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास हो जाएगा। जिसके आगे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला अगर विकास अगर हो जाता है तो होता ये है कि उसमें जब भी वाला विकास हो जाता है, हम सारी चीजों को एक साइंटिफिक दृष्टि से देखते हैं कि ये चीज हो रही है तो भाई क्यों हो रही है, इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। ठीक है, तो लोगों के अंदर जब भी पुनर्जागरण ये वाला हुआ, ठीक है, 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। ठीक है, तो तब लोगों के बीच में एक बार पूरी एक प्रचलित एक प्रथा बन गई थी कि लोगों का, जो भी लोग हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, उनके पूरे साइंटिफिक दृष्टि का विकास करना है। ठीक है, जिससे कि लोग साइंस को समझे, साइंस की भाषा को जाने। ठीक है, साइंस का जो एटीट्यूड है, ठीक है, जो साइंस की लैंग्वेज है, उसको समझे, उसको जाने, ताकि जो भी मिथ बने हुए हैं सोसाइटी में, ठीक है, जो भी एकदम से रूढ़िवादी धाराएं चली आ रही है, ठीक है, उनको भी क्या पूरी तरह से खत्म कर किया जा सके। और जैसे जब ये पूरी रूढ़िवादी धाराएं खत्म हो जाएंगी, लोगों को हर चीज का एक अर्थ पता होगा, एक पूरा एक मिथ से पूरा परे होंगे, तो एक बढ़िया सोसाइटी डेवलप हो सकेगी, लोग अच्छे तरीके से रहेंगे, कोई भी अंधविश्वास में नहीं फंसेगा। ठीक है, ये होता है भाई पुनर्जागरण आने के बाद में। ठीक है, और देखो भाई, कला और साहित्य का जो उत्कर्ष है ये तेजी से होता है। जो भी कलाकार थे उस टाइम पे, जैसे कि कोई अगर कुछ भी अगर कलाकार है, कुछ भी अगर वो आर्टिस्ट है, वो कुछ भी काम कर रहा है, तो पहले के टाइम में लोग बंदिश थे, बड़े बड़े चर्च के, बड़े बड़े साहूकारों के, बड़े बड़े जो भी लोग थे उस टाइम के, तो वहां पर क्या, ये पूरा उनके नीचे अंडर में काम करते थे, जो उस टाइम के राजा महाराजा थे। लेकिन जब ये पुनर्जागरण होता है तो इनके पास पूरी स्वतंत्रता आ गई। इनके मन जो इनको अच्छा लगता था ये फिर भाई अपना काम करने लगे। लेकिन हाँ, कि दूसरे के हित को बिना नुकसान पहुंचाए। ठीक है, ऐसा पहले भी नहीं था कि अगर दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो खुद आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं किया। उसके बाद में साहित्य का उत्कर्ष, ठीक है, लोगों ने क्या लिखना भी शुरू कर दिया। ठीक है, नई नई कहानियां, नए नए उपन्यास भी देने शुरू कर दिए, नई नई थ्योरीज आई। ठीक है, जिससे कि पूरी सोसाइटी एक बढ़िया तरीके से डेवलप हो जाती है। अब यहाँ पर देखो भाई, धार्मिक सुधार भी बताया जाए आपको कि जो भी अंधविश्वास था, ठीक है, जो लोगों में मिथ फैले हुए थे किसी चीज को लेकर के कि अगर वहां पर ये ऐसा काम होता है, ठीक है, अंधविश्वास फैला हुआ था, लोग ज्यादा धार्मिक थे, तो यहाँ पर धार्मिक आंदोलन होते हैं। धार्मिक में जो भी धर्म से रिलेटेड जो भी दुविधाएं होती है, ठीक है, जो भी परेशानियां होती हैं, इन सभी का सोल्यूशन निकल जाता है यहाँ पर। और उसका मुद्रण कला का विकास, जो भी मुद्रण कला थी, ठीक है, जो भी मुद्रित की जा सकती थी, जैसे कि कागज हो गया, कागजों पर लिखा जाने लगा। ठीक है, जैसे कि साहित्य का विकास हुआ। ठीक है, सब खबरों का भी पूरे तरीके से विकास हो गया। अगर कोई भी अगर खबर, अगर जैसे कि मैं कागज पे लिख देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में पूरी में क्या सर्कुलेट हो जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बंदा पूरे 500 लोगों को जाकर के बताएगा। या ये अच्छा है कि एक कागज की फोटो कॉपी निकाल के 500 बंदों बांट दो, सबसे बढ़िया है कि वो पूरा में फैल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो, इसमें आधुनिक युग की क्या नींव रख दी थी, नींव रख दी।
जब ये पुनर्जागरण आया तो पुनर्जागरण ने सारी चीजों को दोबारा से पुनर्जीवित कर दिया, ठीक है। पुनर्जीवित ही मतलब ये होता है कि पुनर्जीवित दोबारा से रिन्यू कर दिया, ठीक है। पहले चीज कोई थी उसका रिन्यू कर दिया, दोबारा से उसको बदल दिया, ठीक है। तो यहाँ से भाई आधुनिक है, जो भी आधुनिक की नींव थी वो पूरी एकदम से रख जाती है पुनर्जागरण के दौरान। इसने विज्ञान, कला, शिक्षा और विचारों के क्षेत्र में अपने नवाचार दिए, ठीक है। विज्ञान को भी काफी ऊपर हद तक लेकर के आया। शिक्षा की दृष्टि में सुधार हुआ। लोग पहले शिक्षा से ज्यादा लगाव नहीं रखते थे, बस ज्यादा धर्म से जुड़े हुए होते थे, अंधविश्वास में फंसे हुए रहते थे। इन सभी का पूरी तरह से खात्मा हुआ। उसके बाद देखो भाई लोकतंत्र, तत्ववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा। जो भी सोसाइटी रही कैसी रही, लोकतांत्रिक रही। लोकतांत्रिक में ये होता है कि लोगों के पास ऑप्शन होता है कि हम किसको अपना शासक बनाना चाहते हैं, ठीक है, किसको अपना राजनेता बनाना चाहते हैं, ठीक है। तर्कवाद का मतलब यही है कि लोगों के अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता पैदा होने लगी, ठीक है। जब ये पुनर्जागरण आया लोग अवेयर होने लगे कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें लोगों ने समझी पुनर्जागरण के दौरान, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण का तो विकास होगा ही जब ये तर्क वितर्क लोग करने लगेंगे। तो जब भी अगर हम किसी का तर्क पूछते हैं तो हम वहां पर साइंस यूज करते हैं, ठीक है, कि ये जो काम हो रहा है क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या रीजन है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो भाई इतालवी शहरों में समाज और राजनीति। अब इतालवी एक शहर है, इतालवी भाई एक इटली का शहर है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इटली 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच विकसित, ठीक है। जो इटली है, इटली में क्या पूरे 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक पूरा एकदम से विकसित हुआ, डेवलप हो जाता है यहाँ पर। और उसके बाद जो यहाँ के शहर थे, यहाँ पर जो शहर थे जिनमें सबसे ज्यादा तरक्की हुई, सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूती है, सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से लोग उभर कर ऊपर आए, ठीक है, जहाँ पर हर तरह हर सेक्टर में लोग ऊपर आए, जो कि इटली के शहर थे। इटली के कुछ शहर रहे यहाँ पर इस टाइम के। इसमें पहला वही शहर है कि भाई फ्लोरेंस से, वेनिस से, मिलान, रोम, नेपल्स से, ठीक है। ये ऐसे शहर थे जो कि इटली में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो किए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो इन्हीं शहरों से पुनर्जागरण का आरंभ हुआ था, ठीक है। इन्हीं शहरों में क्या लोग ज्यादा अच्छे से सेटल होने लगे, ठीक है, सेटल होने लगे तो उन्होंने अपने आप को अपग्रेड करा। अपग्रेड करने के बाद पूरी सोसाइटी को बदलने की चाह पैदा करी। उसके बाद पूरी सोसाइटी को बदल दिया, जैसे कि पूरे इटली में पहले ये वाला पूरा परिवर्तन हो जाता है, फिर धीरे 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 पूरा यूरोप में वाला पूरा हिस्सा कवर हो जाता है, ठीक है, जैसे कि पूरे ही यूरोप में पुनर्जागरण हो जाता है। अब यहाँ पर देखो भाई समाज। अब हम बात कर लेते हैं भाई समाज यानी सोसाइटी के। जब भी ये आया, ठीक है, जब भी ये आया हमारा पुनर्जागरण तो इसमें सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नगरीय समाज का विकास। जो भी पहले लोग कैसे रहते थे, ऐसे ही रहते थे, जहां मर गया कोई रह रहा है, कोई सी चीज का कुछ नहीं है, कहाँ पर पार्क बनाए जाने चाहिए, कहाँ पर स्कूल होना चाहिए, किसी को कुछ नहीं लेना देना, कहीं पर भी स्कूल है, कहीं पर भी कुछ है। तो यहाँ पर क्या नगरों को विकसित करा गया, नगरों को व्यवस्थित रूप से रखा गया, ताकि अगर लोग अगर कहीं जा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि उनको किसी भी चीज की समस्या ना हो, अच्छे तरीके से पानी का निकास किया गया। अब ऐसा ना हो कि बारिश होगी, बारिश होने के बाद में जिस तरह से इंडिया में कचरा फैल जाता है पूरी तरीके से, ऐसा वहां पर नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो व्यापारी और कलाकार वर्ग, ठीक है, जो व्यापारी और कलाकार वर्ग है इनको भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिल जाता है, इनको अपनी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिल जाती है। जब भी हम स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, अपने आप पे फिर बढ़िया तरीके से काम करते हैं, हमारी जो इच्छा होती है, हम जो करना चाहते हैं हम वो इजिली कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो शिक्षा और मानववाद। शिक्षा और मानववाद का शुरू से ही इसका पूरा जुड़ा हुआ है, ठीक है। जिस तरह से मानव ने तर्क वितर्क करना सीखा पुनर्जागरण आने के बाद, ठीक है, उस तरह से मानव की जो शिक्षा है वो भी अपग्रेड हुई। पहले वो भी जो शिक्षा थी धर्म से रिलेटेड थी, धार्मिक शिक्षा थी। अब धार्मिक शिक्षा से हट करके अभी आ जाती है हमारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर, जहाँ पर लोग सीख रहे हैं। पहले भी सीखते थे, पहले धर्म से ज्यादा संबंधित होती थी, लेकिन बट अब जब भी पुनर्जागरण ये आया, पुनर्जागरण आने के बाद में पूरा ये अपग्रेड हो जाता है। फिर ये चला जाता है भाई साइंटिफिक दृष्टिकोण पे, ठीक है। लोग अगर किस तरीके से सोच रहे हैं, लोगों का तर्क वितर्क करने का क्या तरीका है, ठीक है, लोगों का रवैया कैसा है, ये पूरा कौन निर्भर करेगा, कौन तय करेगा, ये हमारा करेगा भाई साइंटिफिक दृष्टिकोण, ठीक है, यानी जो भी वैज्ञानिक तरीका है। इतना पूरा परिवर्तन हो जाता है। जब इतने सारे परिवर्तन होते हैं तो राजनीति में भी कुछ परिवर्तन है। तो राजनीति यानी पॉलिटिक्स, यहाँ पर देखो स्वतंत्र नगर राज्य है, जो भी राज्य रहे, ठीक है, वहां पर क्या स्वतंत्र रहे, जब उनमें किसी चीज का हस्तक्षेप नहीं है, किसी चीज का दबाव नहीं है, ठीक है। जब भी अगर दबाव पे अगर कोई चीज अगर हो रही होती है तो वो इतने अच्छे से नहीं हो पाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो राजनीतिक शक्ति का स्वरूप। जो राजनीतिक शक्ति है उसका भी क्या एक बढ़िया तरीके से स्वरूप रखा गया, एक बढ़िया तरीके से उसको मैनेज किया गया, बढ़िया तरीके से उसको व्यवस्थित किया गया, सारी चीजें अच्छे रूप से निर्भर की गई, ठीक है, विकसित की गई, जिससे कि क्या हुआ कि बढ़िया से सोसाइटी डेवलप हो पाती है। उसका राजनीतिक विचार, जो भी नेताएं थे, नेताओं ने क्या करा, राजनीतिक विचारों का अपना अपना प्रोत्साहन किया, अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने की होड़ पैदा हुई।
ठीक है। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, इस टाइम पे क्या होता था कि राजनीति में संघर्ष की भावना, जिस तरह से अभी आप देख सकते हो इंडिया में भी है, पहले के टाइम में ये वाली जो संघर्ष की भावना है पहले शुरू से ही चली आ रही है, प्रतिस्पर्धा की भावना है शुरू से चली आ रही है। जिस तरह से आज अगर इंडिया में कंपटीशन है, ये पहले भी कंपटीशन था और उससे पहले भी कंपटीशन था। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन इंडिया में ही है, प्रतिस्पर्धा इंडिया में है, हर कोई चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा जगह पहुंचूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमेशा चलती रहती हैं। तो ये जब भी पुनर्जागरण हुआ तो पुनर्जागरण होने के बावजूद भी ये वाली लोगों के अंदर भावना पैदा थी, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे देखते हैं तो हमें पता चलता है कला और साहित्य में मानवतावाद। कला और साहित्य में मानवतावाद क्या होता है, अब इसको जान लेते हैं। तो मानवतावाद का विकास होता है यहाँ पर। अभी हम आपको बताएं कि यहाँ पर जब भी पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण होने के बाद में लोगों ने सांस्कृतिक रूप से बढ़िया तरीके से खुद को संभाला, ठीक है, आर्थिक रूप से संभाला, ठीक है। लोगों को ने अपनी तर्क वितर्क करने की शक्ति को एकदम से बढ़िया से डेवलप किया। किसी भी समस्या को आलोचनात्मक चिंतन के द्वारा सोचा समझा, ठीक है। जैसे कि उससे जो भी समस्या है उसके क्या सही पॉइंट है, क्या गलत पॉइंट है, क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि वो बढ़िया तरीके से किसी भी समस्या का समाधान निकाल सके, ठीक है। मानवतावाद का पूरी तरह से विकास हो जाता है। उसके बाद वास्तविकता और प्रकृति पर ध्यान, जो भी एक्चुअल में चीजें रियल में थी, ठीक है, उन पर ध्यान दिया गया। जो भी प्रकृति हमें उपहार दे रही उन सभी संसाधनों पर ध्यान दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखो वास्तविकता, कलाकारों ने धार्मिक प्रतीकों के बजाय मनुष्य की भावना, शरीर, जीवन की सुंदरता चित्रित की। तो पहले के कलाकार क्या होते थे, वो पहले पूरा धर्म से रिलेटेड पूरा चित्रकारी करते थे, ठीक है, पूरा कलाकारी, ठीक है। चाहे वो साहित्य लिख रहे तो भी धर्म से रिलेटेड होता था। बट यहाँ पर जब भी पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण होने के बाद में होता है कि मानव जो भी इस टाइम के कलाकार थे, फिर उन्होंने मानव की इमोशन को दिखाना शुरू कर दिया, मानव की दैनिक क्रियाओं को दिखाना शुरू कर दिया, जिससे कि जो लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं वो भी फिर धीरे धीरे अवेयर होने लगे, ठीक है। जिससे कि जो भी परिवर्तन हुए तो और ज्यादा तेजी से परिवर्तन हुए, इसीलिए इसको कहा जाता है भाई पुनर्जागरण, ठीक है। अब यहाँ पर देखो चित्रों में जीवंतता, प्राकृतिक और भावनात्मक गहराई आई, ठीक है। जो भी ये चित्र थे ये धीरे धीरे इनमें गहराई आने लगी, ठीक है। लोगों के इसमें इमोशन दिखने लगे, जैसे कि कोई अगर कलश लिए अगर इस तरह से खड़ा है, ठीक है, किसी की पूजा कर रहा है, या फिर कुछ अगर जिस तरह से जल को अगर इस तरह से ऐसे जल पानी नीचे की ओर कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या इमोशन ही पता चलता है, ठीक है, पूरे गेम पता चलता है कि हमें क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। जो कलाकार है ये कलाकार हमें इस मूर्ति के थ्रू हमें क्या नॉलेज देना चाहता है, क्या बताना चाहता है, ये सारी चीजें हमारी विकसित होने लगती हैं, ठीक है। जब भी पुनर्जागरण हुआ तो मानव शरीर को संतुलित और सुडौल व सुंदर रूप दिखाया गया है, ठीक है। जो भी इस पुनर्जागरण जब भी हुआ तो मानव शरीर को एकदम सुंदर सुसज्जित तरीके से दिखाया गया, जिससे कि लोग अपने शरीर के बारे में जाने, अपने शरीर के बारे में समझे, जिससे कि तेजी से अपने खुद को जब समझेंगे तभी जाकर के अपने भविष्य में आगे काम बड़ी तरीके से करवाएंगे। उदाहरण के लिए हाँ, तो दोस्तों हमारे एक चित्रकार भी हुए हैं जो कि है भाई लियोनार्डो दा विंची। इन्होंने एक पेंटिंग बनाई, ठीक है, जिसका नाम था भाई मोनालिसा द लास्ट सफर, ठीक है। आप लोगों ने ये पेंटिंग देखी होगी। इस वाली पेंटिंग खूबसूरती ये है कि जो ये आर्टिस्ट थे, इस आर्टिस्ट ने जो भी मोनालिसा थी उसकी जो एब्रो थी, ये वाला जो हिस्सा था, ठीक है, वो बनाया ही नहीं था। इस वाली जो ये वाली पेंटिंग थी इसकी खूबसूरती अलग ही दिखती है। जब भी आप लोग इस वाली पेंटिंग को देखोगे गूगल में, अपने फोन में या फिर अपने लैपटॉप में, तो आपको देखेगा कि उसकी एब्रो एक्चुअल में बनी हुई है, बट उसने रियल में उसकी एब्रो बनाई ही नहीं। तो ये इस चीज की इसकी खूबसूरती है, ठीक है दोस्तों। अगले जो इसमें है कि ये भी एक आर्टिस्ट है माइकल एंजेलो, ठीक है। इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने डेविड पेटा बनाया है, ठीक है, डेविड पेटा बनाया है। और उसके बाद एक अगले और एक है, ठीक है, कलाकार जो कि राफेल स्कूल ऑफ एंथेस, इन्होंने इस तरह की कुछ चीजें की हैं, इन्होंने ये सब किया है। तो इसके बाद देखो इन चित्रों में मानव की सोच और उसके बाद में व्यक्तित्व की वर्णन किया गया है, पूरा मानव का पूरा वर्णन किया गया है, पूरी मानव की प्रकृति को दिखाया गया है, मानव के पूरे नेचर को दिखाया गया है, ताकि लोग इस चीज को समझे, लोग इस चीज को जाने, इस चीज को पहचाने। जैसे कि जो भी लोग हैं जो जिस तरह से उनके अंदर जो पहले मिथ थे वो धीरे धीरे मिथ खत्म हो जाए, लोग साइंटिफिक दृष्टिकोण को अपनाने लगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो भाई कलाकार की स्वतंत्रता होने लगी, ठीक है, कलाकार पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है। जो भी उसको मानव से जुड़ी जितनी भी समस्या अगर उसको लगती हैं तो वो चीज उस समस्याओं को वो चित्रकारों के माध्यम से या फिर साहित्य के माध्यम से उभार सकता था, ठीक है, बता सकता था, अवेयर कर सकता था, ठीक है। साहित्य में मानवतावाद, ठीक है, धीरे धीरे साहित्य में भी मानवतावाद झलकने लगा, लोग समझने लगे, साहित्य के थ्रू भी चीजों को जानने लगे, जिस हिसाब से चित्र के थ्रू चीजों को जानते थे। अब भाई हम जानते हैं कि पुनर्जागरण काल में विज्ञान और दर्शन शास्त्र में विकास। अब देखो पुनर्जागरण तो हुआ, अब इसका दर्शन शास्त्र में और इसका विज्ञान में दोनों में किस प्रकार से विकास होता है, हम इस पे और चर्चा कर लेते हैं। तो देखो भाई विज्ञान में विकास हुआ तो भाई अंधविश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि
आ गया हमारे पास विज्ञान, आ गया हमारे पास साइंस। ठीक है, तो लोगों के अंदर साइंटिफिक दृष्टिकोण जब भी विकास हो गया, लोग तो फिर सोचने लगे, समझने लगे, ठीक है, तर्क वितर्क करने लगे, लोग अपने क्वेश्चन पूछने लगे कि ये चीज क्यों हो रही है, वाई। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो वैज्ञानिकों ने समाज को सींचा, समाज को मतलब सींचा मतलब समाज को सुधारा। जिस तरह से सोसाइटी के लोग जो थे वो अंधविश्वास की ओर जा रहे थे, मिथ में फंसे हुए थे, धीरे धीरे विज्ञान ने क्या करा है, उन चीजों को संपूर्ण रूप से बदल दिया है। ठीक है, जो भी अंधविश्वास था धीरे धीरे उसको खत्म कर दिया पूरी तरीके से। अब हम भाई जान लेते हैं कि दर्शन में इसमें क्या परिवर्तन होता है, दर्शन में क्या विकास होता है पुनर्जागरण के दौरान। तो यहाँ पर लोगों ने तर्क वितर्क करना सीख लिया दर्शन शास्त्र के थ्रू, जो भी दार्शनिक थे, ठीक है, उनके थ्रू दार्शनिकों ने समाज में अपनी भूमिका निभाई। तो ये दार्शनिक है, दार्शनिकों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई समाज में। ठीक है, अपनी अपनी बुक्स दी, ठीक है, अपने अपने साहित्य के थ्रू लोगों को संभाला, सींचा, ठीक है, लोगों को समझाया, जिससे कि कोई भी अंधविश्वास में ना फंसे, ठीक है, कोई भी बेकार की चीजों में ना जाए। और उसके बाद देखो दर्शन का प्रभाव भाई पूरी सोसाइटी में रहता है, पूरे यूरोप में रहता है, पूरे इटली में रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका पूरा खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर देना भाई सब्सक्राइब, और चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।